इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज नया चैप्टर है राजकोषीय घटनाक्रम तथा लोकवित्त। राजकोषीय घटनाक्रम यानी फिस्कल, एकदम आगे मत बढ़ाया करो भाई, फिस्कल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। फिस्कल डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक चीज को ढंग से पढ़ते हुए चलना है इसमें, ठीक है। मेंस में आपको 16 नंबर देगा ये चैप्टर। कितना? 16 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और हो सकता है कि उसमें 8 नंबर का और बने, तो 16 और 8 कितने होते हैं? 24। हो सकता है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और बन जाएं, तो कितने हो गए? 28 हो गए। तो अगर कोई चैप्टर आपको 28 नंबर दे रहा है तो इसका मतलब उसको ढंग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलो जी, एक एक चीज को ध्यान से सुनते हुए चलना। सरकार के आय व व्यय के अध्ययन को लोक वित्त, राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। आय बोलते हैं इनकम, व्यय बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर के अध्ययन को लोक वित्त या राजस्व, राजस्व मतलब राजस्व को रेवेन्यू भी बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे लोक वित्त जो है पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत अर्थ में लोक वित्त का अर्थ सरकारी आय व्यय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण। अब इसके मतलब साथ में ये बता रहा कि सिर्फ सरकार का आय व्यय नहीं आता है, साथ में क्या क्या आता है, नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके याद किया करो हमेशा। विस्तृत अर्थ में लोक वित्त का अर्थ सरकारी आय व्यय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत नंबर 1 सार्वजनिक ऋण, नंबर 1 सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट, नंबर 2 वित्तीय प्रशासन, और नंबर 3 राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। जितनी इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी थी उससे कहीं इंपॉर्टेंट फिस्कल पॉलिसी होती है। नंबर 3 फिस्कल पॉलिसी आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अतः लोक वित्त के अंतर्गत सरकारी आय व्यय एवं उनसे संबंधित सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है। लोक वित्त की विषय सामग्री यानी सब्जेक्ट मैटर जो है को 5 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय। नंबर 2 सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। सार्वजनिक आय मतलब पब्लिक इनकम। नंबर 2 सार्वजनिक व्यय मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 3 सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट। नंबर 4 वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 5 आर्थिक स्थायित्व यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, वित्तीय प्रशासन। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सार्वजनिक व्यय क्या, आय क्या होता है, व्यय क्या होता है। तो सार्वजनिक आय पब्लिक इनकम क्या होती है? 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने? इतना ही लिखना होता है जितना लिखा हुआ है, फालतू ज्यादा नहीं, है ना। सीधी बात, नो बकवास, इतना लिखो काम चल जाता, 2 नंबर खरे मिलते हैं उसमें, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस में के इस भाग में सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों, सरकारी आय के विभिन्न स्रोतों, कॉमा 1, 2, 3 करके भी लिख सकते हैं। नंबर 2 कर भारों, कर समझते हैं, टैक्स, कर भारों व कर पद्धतियों आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा पब्लिक फाइनेंस में जब सार्वजनिक आय की बात हम करते हैं तो उसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? नंबर 1 सरकारी आय के विभिन्न स्रोत, स्रोत मतलब सोर्स। नंबर 2 कर भार। नंबर 3 कर पद्धतियां। नंबर 3 कर पद्धतियां, यानी कर पद्धतियों के बारे में अगर हम कहीं पे पढ़ रहे हैं कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ऐसा है, वैसा है, तो समझ लीजिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सार्वजनिक आय के बारे में पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आ गया? ध्यान रखना, ध्यान दो भाई, इधर उधर हिले तो समझ लो गया, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें सरकारी व्यय का वर्गीकरण किया जाता है एवं उस समस्त सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिसके आधार पर सरकार अपनी व्यय को विभिन्न मदों पर व्यय करती है। सरकार व्यय करने के लिए बजट बनाती है। क्या करती है? दरअसल हम क्या करते हैं, हम क्यों डरते हैं इकोनॉमिक्स से, इस वाले चैप्टर से, कि बजट आएगा इसमें। अरे भाई, बजट को पहले आप अपने घर में सीखो कि आपके घर में एक मुखिया होंगे, वो कमा के आते हैं, फिर एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, वो क्या करती होंगी, बजट बनाती होंगी कि इतना यहाँ खर्च करना, इतना यहाँ खर्च करना, इतना यहाँ करना। तो पूरा, अब आप लोगों को पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं, लेकिन वो अपने आप में एक घर का बजट बनाते हैं, उसमें कुछ वो बचत भी करते हैं आपके भविष्य के लिए। अगर वो समझ में आ गया आपके, तो देश का बजट भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सार्वजनिक व्यय में क्या किया हमने, सरकार व्यय करने के लिए बजट बनाती है। ये बजट, एक बार तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा, बजट किस भाषा का शब्द है?
किस भाषा का शब्द है बजट? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रेंच। बजट, जिसका मतलब होता चमड़े का थैला। फ्रांस में कभी होता होगा कुछ लेखा जोखा जो ले जाते होंगे चमड़े के थैले में ले जाते होंगे, है ना, तो वहीं से ये शब्द आ गया क्या, बजट। बाकी अधिकतर लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं बजट। फिर दूसरा एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया कि भैया बजट को संवैधानिक नाम क्या है बजट का? किसका? संविधान में बजट को क्या कहते हैं? बजट तो आम लोग कहते हैं, आप लोग, हम लोग। संविधान में क्या लिखा हुआ बजट के लिए? तो आंसर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आगे सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट, इसको उठा दो। इसके अंतर्गत सरकारी ऋणों, अन्य देयताओं यानी लायबिलिटीज, देयताएं किसको बोलते हैं? लायबिलिटीज, तथा उससे संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। बढ़िया। अगला वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ते हैं हम? इसमें वित्तीय क्रियाओं के प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। वित्तीय क्रियाओं के मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है। बजट के निर्माण व प्रकाशन तथा लेखा परीक्षण का कार्य भी इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता, मैं यहां से पूछता कि बजट के निर्माण, प्रकाशन और लेखा परीक्षण, लेखा बोलते हैं अकाउंट को, ठीक है, लेखा परीक्षण का कार्य किसके अंतर्गत किया जाता है? आंसर वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत किया जाता है। अगला आर्थिक स्थायित्व। अगला क्या है? राजस्व के इस भाग के अंतर्गत देश में आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। राजकोषीय नीति का क्यों किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्धारण आंसर आर्थिक स्थायित्व लाने के लिए, ताकि आर्थिकी क्या रहे? स्थायी रहे। अगर आर्थिकी बिगड़ गई तो समझ लीजिए देश क्या हो गया, किस तरफ चला जाएगा? आर्टिकल 360 में पहुंच जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 360 जब आर्टिकल हम पढ़ते हैं पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। समझ में आ गया? और वित्तीय आपात किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। इट हैज नॉट बीन प्रैक्टिस सो फार, अभी तक इस देश में नहीं लगा, लगना भी नहीं चाहिए। चलो जी आगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है आपने कि इसके अंतर्गत प्रशुल्क नीति भी समाहित होती है। किसके अंदर? आर्थिक स्थायित्व के अंतर्गत, ठीक है, प्रशुल्क नीति। चलो जी आगे। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, प्रशुल्क नीति किसके अंदर? प्रशुल्क नीति को जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं? आंसर आर्थिक स्थायित्व के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे राजकोषीय नीति 16 नंबर लिख दीजिए यहाँ पे, पीसीएस वाले जो है 16 नंबर लिख दीजिए। बाकी आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। एक दिन पहले भी पूछा था मैंने आपसे, हीनार्थ प्रबंधन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हीनार्थ प्रबंधन को हर बार टटोलेंगे, याद नहीं रखेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं? अब क्या होती है उसकी परिभाषा आ जाएगी आगे, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ उसके दोनों शब्द हिंदी और इंग्लिश। हीनार्थ प्रबंधन क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, सॉरी डेफिसिट फाइनेंसिंग। हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो नंबर 1 सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। कई बार पीसीएस में 2 नंबर में पूछता है, क्या राजकोषीय नीति क्या है? नीचे जगह दी हुई होती है, उत्तराखंड में खासकर, बस 20 शब्दों में लिखना होता है। अगर आपने इतना लिख दिया 2 नंबर खरे हैं। तब गिनना मत कि 20 शब्द नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि हमने 13 शब्दों में सारी चीजें बता दी हैं लगभग, ठीक है। तब शब्द नहीं गिने जाते, और खींचना हो तो खींच लो। यह नीति देश विशेष की आर्थिक परिस्थितियों के स्वरूप पर निर्भर करती है। इतना और लिख दो, हो गए 20 शब्द, 2 नंबर खरे। और 2 नंबर आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन यही 2 नंबर क्या करते हैं? आपको मेरिट में लेके आते हैं। क्या लाते हैं?
इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने से संबंधित है। अब दो चीजें ध्यान रखना, राजकोषीय नीति क्यों लाई जाती है? आर्थिक स्थिरता नंबर 1, नंबर 2 आर्थिक विकास। एक होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। अब इस पर बहुत बड़ा पढ़ना है हमने कि आर्थिक विकास होता क्या है, आर्थिक स्थिरता क्या होती है, या स्थायित्व क्या होता है। और फिलहाल आपने याद रखना है कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने से संबंधित है। स्थिरता तथा विकास के दो विरोधी तत्वों में सामंजस्य बनाए रखना कोई सरल कार्य नहीं है। उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय उपायों का सक्रिय प्रयोग करना होता है। क्रियाशील वित्त यानी फंक्शनल फाइनेंस के सिद्धांत के अंतर्गत सार्वजनिक आय और व्यय की नीतियों का स्वरूप क्रियाशील होना चाहिए, अर्थात इनका प्रयोग निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिए। कटिंग होती है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ इन्होंने, इतना नहीं लिखना पड़ता है। अभी आगे जो आएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इनका प्रयोग निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाना चाहिए। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना ही ना हो। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना आपने, सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना ही ना हो। सरकार सार्वजनिक व्यय जो करती है उसका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि इसके उत्पादन, आय तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस पर उत्पादन, क्या उत्पादन। अब सरकार ने क्या किया कि माना सार्वजनिक व्यय कर दिया, और सार्वजनिक व्यय कर दिया और उसमें क्या हुआ कि एक योजना चली, और उसमें क्या कि सरकारी योजना है और गांव-गांव तक पहुंच गई, और उसमें बोला गया कि भाई आओ भाई इतने पैसे मिलेंगे, खड्डा खोदो। आज बोला खड्डा खोदो, अगले दिन बोला खड्डा भरो, फिर अगले दिन फिर बोला खड्डा खोदो, और अगले दिन फिर बोला क्या खड्डा भरो, और पैसे चल रहे हैं, रजिस्टर में पूरी क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। तो ऐसी योजनाओं का क्या फायदा? फायदा है, और ऐसा हुआ है देश में। योजनाएं आई हैं, इंप्लीमेंटेशन गलत तरीके से हुआ है, फिर उसमें संशोधन करने पड़े हैं। मैं नाम नहीं लूंगा योजना का, ठीक है, लेकिन ऐसी योजनाएं भी आई जिसमें दिहाड़ी मिल रही थी, लोग काम मिल रहा था, लोगों को पैसे भी मिल रहे थे, लेकिन हो क्या रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। हुआ क्या भाई, समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी नहीं करना है, माना उत्पादन भी देखना है, आय भी देखनी है, रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव भी देखने हैं, है ना, ध्यान में रखा जाए। और मैं तो ये कहता हूं कि रोजगार ही ना देखा जाए, साथ में ये देखा जाए कि भैया अकर्मण्य तो नहीं बन रहे लोग कहीं। मतलब रोजगार भी नेशन के हित में होना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए। यानी आपको जो काम कराया जा रहा है उससे राष्ट्र को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। भूकंप तो नहीं आ रहा है? भूकंप आ रहा है ना? कैसी बात कर रही हो, पूरी ये हिली डाइस। हल्का आया ना? तो भाई भूकंप आएगा, बड़ा अगर आ गया तो डेस्क के नीचे, और छोटा आया तो नीचे भाग के सीढ़ियों से खुली स्थान पर चले जाना, ठीक है? आया है ना हल्का सा? ये हिला ना, डाइस हिला। अभी इकोनॉमी तो हिली जाएगी जब भूकंप आएगा। चेक करो, आपके उस पर आ गया होगा मोबाइल पे, ठीक है। मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं। आवश्यकता पड़ने पर घाटे का बजट यानी डेफिसिट बजट बनाना पूर्णतः उचित होता है। घाटे का बजट, घाटे का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर में पूछेगा आपसे कि घाटे का बजट क्या होता है, ठीक है, और डेफिसिट बजट कब बनाना सही होता है, किन देशों को बनाना सही होता है, तो ये सारी चीजें आएंगी अभी। अतिरिक्त व्यय के लिए साधन सार्वजनिक ऋण को बढ़ाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। अर्धविकसित देशों में जब और कोई साधन प्राप्त ना हो सके तो हीनार्थ प्रबंधन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। अब आपने ये बोलना है, यहां से क्वेश्चन बनाना है आपने कि अर्धविकसित देशों में क्या किया जाता है? आंसर हीनार्थ प्रबंधन यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लिया जाता है जब कोई उपाय नहीं बचता वहां पर क्या करने के लिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसी प्रकार सार्वजनिक आय का स्वरूप भी क्रियात्मक होना चाहिए। सार्वजनिक आय का स्वरूप भी
क्रियात्मक होना चाहिए। करारोपण का उद्देश्य केवल राजस्व प्राप्त करना ही ना हो, बल्कि प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करना होना चाहिए। बहुत बड़ी लाइन है, समझने का प्रयास करो। जो सरकार टैक्स लगाती है उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता है, राजकोष भरना नहीं होता है, बल्कि प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करना भी होता है। जो बहुत जरूरी चीजें हैं उस पर कम टैक्स लिया जाता है, जो अनावश्यक चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है जीवन के लिए, उस पर क्या किया जाता है, ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। सिगरेट पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, कॉस्मेटिक पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। जरूरी थोड़ा है सजना, ये सब क्या बोलते हैं, क्रीम पाउडर जरूरी नहीं है जीवन के लिए, तो उस पर जो कॉस्मेटिक होगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। सिगरेट पीनी जरूरी नहीं है, शराब पीनी जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है, उसी हिसाब से टैक्स लगाए जाते हैं। तो यहां पर एक शब्द पढ़ रहे हैं, प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों को पकड़ो, यही लिखकर नंबर मिलेंगे। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, जब तक आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर नहीं लिखते हैं नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग को नियंत्रित करना होना चाहिए। इसके द्वारा जनता को उपलब्ध क्रय शक्ति की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। भाई एक परचेजिंग पावर होती है जनता की, क्या होती है? परचेजिंग पावर। इतना भी ना लगा दिया जाए टैक्स की क्या हो जाए, परचेजिंग पावर के बाहर हो जाए वो चीज। कुछ देशों में देख रहे होंगे आप, आटे का रेट, चावल का रेट सुन रहे हो, पड़ोसी देशों में टैक्स बढ़ाना पड़ा सरकार को क्योंकि वहां की नीतियां गलत हैं। सब लूट खसोट के खा गए देश को वो लोग, है ना। आपसे तो आपके दिमाग में भर दिया कि नफरतें भर दी, और अपने आप क्या, अपने बैग भरे और चल पड़े विदेशों में। तो अब क्या करना पड़ रहा है उस इकोनॉमी को, और बाहर की फंडिंग बंद हो गई क्योंकि आप गलत करोगे, आतंकवाद को क्या दोगे, बढ़ावा दोगे, तो अमेरिका जैसे देश अपनी फंडिंग बंद करेंगे, और अमेरिका जब फंडिंग बंद करता है तो भिखारियों जैसी स्थिति हो जाती है। फिर क्या करना पड़ता है सरकार को, टैक्स ही तो लगाएगी, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो जनता को उपलब्ध क्रय शक्ति की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है तथा स्थिरता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। किसके? आगे बढ़िए। राजकोषीय नीति अपना प्रभाव कुछ उपायों के प्रयोग से उत्पन्न करती है। ये उपाय देश का बजट है, करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और ऋण है। अब ये 4 टूल्स हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में हमने आरबीआई के कुछ टूल्स पढ़े थे कि भैया मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे लाएगी आरबीआई, देश का जो केंद्रीय बैंक है वो किस प्रकार से लाएगा, तो उसमें टूल्स पढ़े थे। ऐसे ही यहां पर जब आप राजकोषीय नीति की बात कर रहे हैं तो राजकोषीय नीति का सबसे बड़ा जो तरीका है उसको, मतलब जितनी भी चीजें करनी है, पहला है बजट। क्या है? सरकार क्या करेगी, बजट लेके आएगी, और बजट के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। बजट का प्रभाव मतलब नीचे फुटपाथ पे लेटे हुए आदमी से लेकर ऊपर जो बैठा हुआ है, सबसे बड़ा व्यक्ति जो बैठा होगा, सबसे अमीर जो होगा, वहां तक पड़ता है बजट का प्रभाव। दूसरा करारोपण, टैक्सेशन, टैक्स का प्रभाव भी क्या है, बहुत बड़े वर्ग पर पड़ता है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय कब करेगी सरकार, क्यों करेगी सरकार, कौन से देश करेंगे, विकसित करेंगे, विकासशील करेंगे, अर्ध विकसित करेंगे या अविकसित देश करेंगे, है ना। मंदी जब आएगी तब क्या करना पड़ेगा, तो मंदी जब आएगी तो सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे चलकर, ठीक है। और अगला है ऋण। अगला क्या है? तो ये 4 चीजें पढ़नी, चारों याद हो गई? क्या क्या है बताओ? ऋण, ऋण मतलब डेट, DEBT, ठीक है। आगे तो राष्ट्रीय बजट पढ़ते हैं, नेशंस बजट। वार्षिक बजट सरकार की प्राप्तियों तथा व्ययों का ब्यौरा। कई बार बजट को ही लिखने के लिए देता है 2 नंबर, बजट क्या है, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा वार्षिक बजट सरकार की प्राप्तियों, मतलब सरकार कितना प्राप्त कर रही है, और सरकार के व्ययों का ब्यौरा है। इससे संबंधित नीति बजट का रूप निर्धारित करती है तथा राजकोषीय नीति के एक प्रमुख साधन के रूप में कार्य करती है। तो आपने ये शब्द याद रखना कि राजकोषीय नीति का एक प्रमुख साधन क्या है, आंसर नंबर 1 बजट, ठीक है। दूसरा बड़ा साधन क्या है, करारोपण। तीसरा साधन क्या है, सार्वजनिक व्यय। चौथा साधन क्या है, ऋण। आगे बढ़ो भाई। हाँ जी, यही है, ठीक है। घाटे का बजट। अब डेफिसिट बजट किसे बोलते हैं, घाटे का। अब क्या कर रहा कि वो इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है, घाटे का बजट क्या होता है, ठीक है, किन देशों में सही रहता है। भाई भूकंप आ रहा है क्या? आज पता नहीं क्यों लग रहा मुझे डाइस वो करते हुए। घाटे का बजट, डेफिसिट बजट,
ऐसा भी होता है कि मन बताता है नेपाल में आ गया, यहाँ आ गया, वहां आ गया, तो ऐसा लगता है, रात को भी लगता है कई बार, और ये बीमारी है ना। ठीक है, घाटे का बजट, डेफिसिट बजट। घाटे के बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय का आकार उसकी प्रस्तावित प्राप्तियों की राशि से अधिक होता है। बस यही है मेन, ये वाली लाइन मेन है। जब आपसे पूछा घाटे का बजट क्या होता है, आपने बोला घाटे के बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय का आकार यानी एक्सपेंडिचर का आकार उसकी प्रस्तावित प्राप्तियों की राशि से अधिक होता है। इसका मतलब आपने सीधे याद रखना है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप अपने आप बना सकते हो घाटे का बजट क्या होता है। ठीक है, घाटे की पूर्ति संचित कोषों से राशि निकालकर अथवा ऋण लेकर की जाती है। अब भैया जब क्या होगा कि इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो एक्सपेंडिचर तो करना ही है देश में, तो फिर कहां से होगा? तो ऋण लेकर या तो संचित कोषों से या ऋण लेकर उसकी पूर्ति की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यह है, समझ में आ गया? यह ऋण यदि देश के केंद्रीय बैंक से लिया जाता है तो मुद्रा का विस्तार होता है। केंद्रीय बैंक से लेंगे, आरबीआई से लेंगे तो मुद्रा का, वैसे जब ये डेफिनेशन पढ़ी जा रही है तो सिर्फ भारत के लिए नहीं बोली जा रही है, आरबीआई नहीं बोल सकता मैं, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, पर मैं क्योंकि अपने देश को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं आरबीआई, कि अगर सरकार ये ऋण किससे लेती है? देश के केंद्रीय बैंक से लेती है। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। तो क्या होगा? मुद्रा का विस्तार होगा। बैंकों अथवा जनता से ऋण लेने पर उनके निष्क्रिय मौद्रिक साधन सक्रिय हो जाते हैं तथा चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर ये ध्यान में रखना है आपने, निष्क्रिय मौद्रिक साधन सक्रिय हो जाते हैं तथा चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अभी जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्लियर होता रहेगा। घाटे का बजट मंदी की स्थिति में अथवा आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। अब इन दो शब्दों को याद कर लो। नंबर एक मंदी या मंदी की स्थिति, क्या कर दो इसको? मंदी की स्थिति। नंबर दो आर्थिक विकास। नंबर दो चीज क्या याद करो? आर्थिक विकास। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मंदी की स्थिति में या आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाता है सरकार के द्वारा? आंसर, घाटे का बजट। क्या किया जाता है? घाटे का बजट। इस बजट का कुल मांग पर विस्तारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यय की मात्रा आय से अधिक होने पर वास्तविक सरकारी व्यय की मात्रा की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होती है। घाटे के बजट के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि इसका प्रभाव स्फीतिकारी होता है। अब भाई ठीक है, मंदी से निपटने के लिए आप घाटे का बजट ले आए, बढ़िया है, या आप आर्थिक विकास के लिए घाटे का बजट ले आए, ये भी ठीक है, लेकिन घाटे का बजट लाने से क्या दिक्कत होती है? तो आपने बोलना इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है? तो उसने बड़े स्फीतिकारी जो शब्द बोल रहा है ना, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि इन्फ्लेशन आता है इससे। उसने थोड़ा सा अच्छे उसमें करने के लिए क्या किया कि घाटे के बजट के विरोध में यह तर्क दिया जाता है कि इसका प्रभाव क्या होगा? इन्फ्लेशनरी होगा, स्फीतिकारी होगा। परंतु यह सदैव नहीं है। मंदी काल में तो यह एक ऐसा उपाय है जो अर्थव्यवस्था को मंदी के जाल से बाहर निकालने में सहायक हो सकता है। अब फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि मंदी की स्थिति में क्या करेगी सरकार किसी देश की? आंसर, घाटे का बजट लेके आएगी। क्या करेगी? घाटे का बजट। इतना समझ में आ गया? यहां से एक क्वेश्चन बन गया, मंदी की स्थिति में सबसे अच्छा उपाय क्या माना जाता है अर्थव्यवस्था में? तो आंसर, अगर मंदी के जाल से बाहर निकालना है तो घाटे का बजट। क्लियर हो गया? चलो जी आगे, करारोपण, टैक्सेशन। करारोपण एक ऐसा सशक्त साधन है जिसमें परिवर्तनों के द्वारा प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम। अब ये सारी डेफिनेशन पढ़नी है अभी हमने। डिस्पोजेबल, अब मैं बीच में अगर बोलता हूं तो पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, उपभोग क्या होता है, निवेश क्या होता है, सारी चीजें धीरे धीरे डेफिनेशन पढ़नी है हमने। तो प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम, नंबर 2 उपभोग, नंबर 3 निवेश को प्रभावित किया जा सकता है। फिर पूछेगा करारोपण से किसको प्रभावित किया जा सकता है? करारोपण, जब सरकार करारोपण करती है तो उससे क्या क्या प्रभावित होता है? आंसर, नंबर 1 डिस्पोजेबल इनकम यानी प्रयोज्य आय, नंबर 2 होता है उपभोग, नंबर 3 होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, और दिमाग लगाओ। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उपभोग। क्या? उपभोग। आप रेस्टोरेंट में जा रहे थे, आप खा रहे थे, बढ़िया ठीक ठाक पैसा लग रहा था, है ना। तब तक क्या किया गया कि जीएसटी बढ़ा दिया सरकार ने और अन्य कई प्रकार के कर लगा दिए। किस पर? ठीक है। अब क्या हो गया कि जितना आप पहले दे रहे थे उससे डबल हो गया। तो आपके दिमाग में यही आएगा, यार छोड़ो, क्या नहीं खाते हैं, घर में ही खाते हैं, यही तो होगा। या किसी चीज का आप प्रयोग कर रहे हो, लेकिन फिर इकोनॉमिक्स में ना ऐसी ऐसी चीजें हैं कि ऐसा भी पढ़ते हैं हम कि जितना टैक्स बढ़ाते हैं उसकी मांग और ज्यादा बढ़ती जाती है। कितना भी टैक्स लगा लो वो लोग कभी विरोध करते ही नहीं। जैसे हाँ, कितना भी टैक्स लगा दो, है ना, कितना भी लिख दो, कितना भी लिख दो इंजूरियस टू हेल्थ, कितने भी चित्र बना दो, कैंसर वाली फोटो लगा दो, उसका होता ही नहीं कम। समझ में आया? या और भी कई चीजें होती हैं। उपभोग का प्रयोज्य उपभोक्ता निवेश को प्रभावित किया जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था का सामान्य स्तर प्रभावित होता है। अर्थव्यवस्था का सामान्य स्तर प्रभावित होता है। अगला, प्रत्यक्ष। अभी आपने पढ़ने हैं कौन से कर प्रत्यक्ष हैं, कौन से कर क्या है अप्रत्यक्ष हैं, कौन से केंद्रीय कर हैं, कौन से राज्य कर हैं, ये सब पढ़ना है अभी आगे। ठीक है। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन प्रयोज्य आय, निवेश तथा उत्पादन को प्रभावित करता है। फिर पूछेगा वो आपसे यहां से क्वेश्चन कि अगर सरकार प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन करती है तो क्या क्या प्रभावित होता है। तो फिर बोलना आपने प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम, नंबर 2 निवेश इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 उत्पादन। जबकि परोक्ष करों, परोक्ष कर बोल रहा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? जैसे जीएसटी है वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि परोक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन का कीमतों तथा उपभोग पर प्रभाव पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ाए जाएंगे या घटाए जाएंगे तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कीमतों और उपभोग पर। जबकि प्रत्यक्ष करों का प्रभाव किस पर पड़ेगा? डिस्पोजेबल इनकम पर पड़ेगा, यानी प्रयोज्य आय पर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा और उत्पादन पर पड़ेगा। और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है आपको इसमें? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दिख रहा है ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है देश के लिए, है निवेश बहुत जरूरी है, उत्पादन बहुत जरूरी है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। और डिस्पोजेबल इनकम चलो उसको मान लेते हैं कि तीसरे नंबर पे रख लेते हैं। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ो। प्राय यह माना जाता है कि मंदी काल यानी डिप्रेशन में करों में कमी करने से लोगों की व्यय करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, मतलब रिसेशन चल रहा है, मंदी काल है, लोगों के पास क्या है? पैसे की कमी है। आपने, सरकार ने क्या कर दिया? टैक्स कम कर दिया। टैक्स कम करने से क्या होगा? लोगों की व्यय करने की क्षमता बढ़ जाएगी। माना सरकार मंदी काल में ये बोल देगी नो इनकम टैक्स। अब भाई 5 लाख रुपए से ऊपर पे आप इनकम टैक्स दे रहे हो, अब नहीं पड़ेगा तो पैसा आपके पास है ना, तो आप उसको खर्च करोगे। फिर क्या करोगे? बजाय सरकार को देने के। पर सरकार ऐसा करेगी नहीं। ठीक है, चलो। प्रत्यक्ष करों में कमी करने पर प्रयोज्य आय में तो वृद्धि होगी, परंतु यह निश्चित नहीं है कि निवेश बढ़ेगा अथवा नहीं। निवेश का बढ़ना देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है और भविष्य की संभावनाओं, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। अब जैसे मैं अपने देश की बात करूं तो बहुत संभावनाएं। कारण क्या है कि हमारे पास, हम देश विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दूसरा हमारे पास डेमोग्राफी है और तीसरा हमारे पास डिमांड है। क्या है? डिमांड। 3D है। मोदी जी ने समझा दिया था, पूरे विश्व को समझाया। उससे पहले हम पढ़ते थे जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या के कारण हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? विकास नहीं कर पा रहे हैं, जनसंख्या से ऐसा हो गया, जनसंख्या से वैसा हो गया। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या घातक होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। लेकिन अगर आर्थिकी की दृष्टि से देखा जाए तो भाई सबसे बड़ा मार्केट तो हम ही हैं। सबसे अधिक युवाओं वाला देश कौन? और सबसे ज्यादा बूढ़ों वाला देश कौन? चाइना। अब चाइना का जो बुढ़ा होगा वो थोड़े लेगा आपका, क्या बोलते हैं वो, प्रो 15, क्या बोलते हैं आप लोग जो बोलते हैं, वो थोड़े लेगा बूढ़ा। वो तो 80 साल का है, उसे क्या मतलब? उसको तो कोई पूछ ले, बैठ जाए थोड़ी देर, उसकी बात सुन ले तो वही बहुत है। कौन लेगा? युवा लेगा। यहाँ पर बैठे हुए हर युवा का सपना होता है कि अच्छा मोबाइल, क्या होता है?
सबसे अच्छा वाला मार्केट में जो मोबाइल आ रखा वो मैं लूँ, डिमांड यहीं अंदर देख सकते हैं आप। दूसरी सबसे बड़ी जो मांग होगी स्कूटी होनी चाहिए, बालिकाओं को तो ये मांग होगी स्कूटी होनी चाहिए, लड़कों का होगा बुलेट होनी चाहिए, और बुलेट भी वो वाली हिमालय, हाँ। और कुछ लोग तो हार्ले डेविसन, क्या है हार्ले, उसका सपना देख रहे होंगे कि जब इंस्टीट्यूट में जाऊं तो किस में जाऊं, हार्ले डेविसन में जाऊं, है ना। उसके लिए काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ का सपना कार का भी होगा, यानी कितना बड़ा मार्केट है हमारा देश, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, और ये विश्व समझ गया है, और इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब नहीं होने देगा कोई भी देश, क्योंकि वो उत्पादन तो कर रहे हैं, बेचेंगे कहां, हमारे यहां बेचेंगे। आप क्रीम बना तो रहे हो, लगाएगा कौन उसको, कौन लगाएगा। मिस यूनिवर्स बननी पड़ेगी भारत की, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड किया जाता है ऐसा, कॉस्मेटिक का बाजार है ये। अचानक से किसी देश में अगर देखा जा रहा है कि भाई यहाँ ये यूज नहीं हो रहा है कॉस्मेटिक, तो मिस यूनिवर्स उस देश की बन जाती हैं, ऐड आते हैं, उन ऐड की जो मेन एम्बेसडर होती हैं वो कौन होती हैं, मिस यूनिवर्स होती हैं। प्रभाव पड़ता है सभी पर, सब लोग लगाते हैं, क्या करते हैं, फिर क्या होता, मतलब जो उत्पादन वहां पे हो रहा है उसकी खपत उस देश में क्या होती है, होती है। कई बार अफ्रीकी देशों का भी देखा होगा आपने, अफ्रीका वाले नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते थे, बोला गया नहीं भाई कॉस्मेटिक यूज करो, देखो मिस यूनिवर्स निकली है यहाँ से, है ना। भारत में तो एक ऐड ये भी आया कि लड़कों के लिए भी बोला कि आप भी गोरे हो सकते हो, है ना। तो मतलब मांग पैदा की जाती है, दरअसल क्या की जाती है, आपके दिमागों से खेला जाता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, और आप मांग पैदा की जाती है। मांग का इंतजार नहीं करते लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं मांग का इंतजार, हम ऐड करके किसी को भ्रमित नहीं करते, ठीक है ना। जो भ्रमित करते थे उन पर लग गए, सरकार ने लगा दिए 1-1 लाख रुपए के जुर्माने। चलो भाई आगे, यदि मान लिया जाए, कहां पे पढ़ना हमने, निवेश बढ़ेगा तो नहीं, निवेश का बढ़ना देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करता है। यदि मान लिया जाए कि उपभोग तथा निवेश में वृद्धि होती है, तो भी यह कहना कठिन है कि बेरोजगारी में कितनी कमी होगी। यदि रोजगार नहीं बढ़ता है तो करों में बार बार कमी करनी होगी, क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। ऊपर कीजिए। इसके विपरीत मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की स्थिति में कर नीति का उद्देश्य स्फीतिक अंतर को समाप्त करना होता है, जिससे अतिरिक्त क्रय शक्ति तथा उपभोग की मांग को कम किया जा सके। जब इन्फ्लेशन की स्थिति होगी देश में, तब उस समय जब सरकार टैक्स लगाएगी, जो टैक्स पॉलिसी होगी सरकार की, वो कैसी होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, तो स्फीतिक अंतर को समाप्त करना। स्फीतिक अंतर में क्या है, जब महंगाई होगी तो भाई कौन मरेगा उसमें, गरीब मरेगा, अमीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, एक अंतर आ जाएगा कि नीचे वाला खरीद ही नहीं पाएगा। एक तो हो गया निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग, एक हो गया निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। अगर मध्यम वर्ग तक प्रभावित हो रहा है, किससे, उसकी क्रय शक्ति गड़बड़ हो रही है, वो सोच रहा है, वो खड़ा तो है दुकान में, सोच रहा है कि यार लूं कि नहीं लूं, है ना। दिवाली आ रही है, ये पटाखे जलाऊं कि नहीं जलाऊं, ये ड्राई फ्रूट लूं कि नहीं लूं, तो समझ लीजिए कि क्या हो गया। तो वहां पर स्फीतिक अंतर को समाप्त करना होगा, सरकार जो कर नीति का उद्देश्य होगा, जिससे अतिरिक्त क्रय शक्ति, जिससे क्या होगा, परचेजिंग पावर और उपभोग की मांग में कमी की जा सके। जब इन्फ्लेशन आता है तो कई बार क्या है, ये जो इस वर्ड को हाईलाइट कीजिए, अतिरिक्त क्रय शक्ति। फिर कर की दरों में वृद्धि करना आवश्यक होगा, परंतु कर की दरें अधिक ऊंची होने पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। परियोज्य आय में बहुत अधिक कमी होने पर मांग इतनी कम होगी कि शिथिलता यानी रिसेशन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया वो भी खतरा, कम कर दिया वो भी खतरा, है ना। आगे आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा एक उपयुक्त कर नीति निर्धारित की जाए, करों के ढांचे को संतुलित किया जाए तथा करारोपण का एक अनुकूलतम स्तर निश्चित किया जाए। इतना समझ में आ गया। अब है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय किसी अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में अग्रसर करने का प्रभावी माध्यम है। यह अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन ला देता है। सरकार द्वारा किए गए व्यय का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। व्यय में वृद्धि होने पर, अब देखो मैं सीधे से बता रहा हूं आपको कि मंदी है, माना किसी देश में
सरकार ने क्या किया, अपने खजाने खोल दिए, बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ गई, बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े एम्स बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड बन रही है, क्या बोलते हैं, टनल्स बन रही हैं, बहुत ज्यादा क्या कर दिया, निवेश कर दिया, और बहुत सारे कामों पर निवेश कर दिया। सरकार ने अपना खजाना खाली किया ना, तो जो पैसा सरकार के खजाने से निकला वो कहाँ गया, आपकी जेबों में आया। किस में आया, तो जो मंदी चल रही थी, तो जब आपकी जेब में आया पैसा तो आपने क्या किया, या तो उसको खर्च किया या आपने बचाया। तो खर्च किया तो सर्कुलेशन होने लगा मनी का, और बचाया तो बैंकों में रखा आपने, पोस्ट ऑफिस में रखा, जहां भी आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, तो बचत भी बढ़ी, क्या करी, बचत भी बढ़ गई, और मार्केट फिर दोबारा क्या हो गया, समझ में आ गया। यानी मंदी से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सार्वजनिक व्यय। सरकार क्या करती है तब, मैं बताया था मैंने, तीसा की मंदी, महान मंदी 1929 में स्टार्ट हुई थी, तो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे वहां पर राष्ट्रपति, यही थे, 4 बार राष्ट्रपति रहे हो, संविधान में संशोधन करना पड़ा कि 2 बार से ज्यादा नहीं बनेगा राष्ट्रपति। उन्होंने क्या किया, यही तो किया, सार्वजनिक व्यय किया, और भी अन्य उपाय किए उन्होंने, है ना। तो व्यय, सार्वजनिक व्यय में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, आय, इनकम, उत्पादन तथा रोजगार पर उसी प्रकार गुणक प्रभाव पड़ता है जैसा कि निवेश में वृद्धि का होता है। देखो, विदेशी निवेश आया, तो विदेश से पैसा आया ना, वो कहां गया भाई, विदेश से, माना मैं विदेश से आया निवेश लेकर, मैं एक बहुत बड़ा क्या हूं, सबसे अमीर आदमी कौन है, बफेट, वारेन बफेट है, एलन मस्क, चलो मैं माना एलन मस्क हूं, मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेके आया, कहां, देश में, तो मैंने सबसे पहले जमीन खरीदी, क्या खरीदी, मैं कोई सेटअप कर रहा हूं यहां पर, मैंने जमीन खरीदी, जमीन किससे खरीदी, किसानों से खरीदी या आपसे खरीदी, हालांकि नीतियां सरकार की होती हैं, उस हिसाब से आपको मैंने पैसा दिया, किसकी जेब में गया पैसा, आपकी जेब में गया। फिर मैंने वहां पर सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप कर दी, ठीक है, फिर जब इंडस्ट्री सेटअप की तो उस सेटअप को लगाने में कौन लोग आए, ठीक है, मेरे इंजीनियर भी आए होंगे विदेशों से, लेकिन मिस्त्री और वो जो चिनाई करने वाला और जो माल देने वाला, रेता बजरी जो भी आया होगा, वो कहाँ से आया होगा, लोहा, टिन, एल्युमिनियम, वो मेरे देश से आया होगा ना। किसकी जेब में पैसा गया, फिर वो काम शुरू हो गया, वो फैक्ट्री शुरू हो गई, उसमें कर्मचारी चाहिए मुझे, ठीक है, मैं अपने देश से भी लाया आऊंगा, लेकिन इतने थोड़े लेके आ पाऊंगा मैं, कॉस्ट गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर किसको रोजगार मिला, आप लोगों को रोजगार मिला, किसकी जेब में गया पैसा, आपकी जेब में गया, समझ में आ रहा। तो जैसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव होता है, वही प्रभाव सरकार जब सार्वजनिक व्यय करती है, लगभग लगभग वैसा ही प्रभाव देखा जाता है। यही लाइन बोलना चाह रहा हूं, व्यय में वृद्धि होने पर आय, उत्पादन और रोजगार, आय, उत्पादन और रोजगार पर उसी प्रकार गुणक प्रभाव पड़ता है जैसा कि निवेश में वृद्धि का होता है। इतना समझ में आ गया। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण व्यय में वृद्धि का होना है। भैया अगर सरकार सार्वजनिक व्यय करेगी तो इन्फ्लेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो खजाने में जो पैसा था वो आपकी जेबों तक आ गया। अब जब आदमी की जेब में होता है तो फिर क्या होता है भाई, पैसा ज्यादा हो गया ना, मुद्रा का प्रसार ज्यादा हो गया और चीजें क्या हो गई, कम हो गई, तो इन्फ्लेशन आएगा। आपकी पुरानी पीढ़ी, आपने देखा होगा अपने पुराने लोगों को, उन्होंने एक एक रुपया बचाया। बार्गेनिंग जो होती थी देश में, आप लोग तो क्या करते हो, आप खाली शिक्षा पे करते हो बार्गेनिंग, किस पे, बाकी चीजों पे नहीं करते हो, प्री वेडिंग पे नहीं करते हो। हाँ जी बिल्कुल, सबसे बढ़िया वाला। आप लोग बैंड वाले से नहीं करते हो, नहीं जी 51 चाहिए, वो बैंड बाजे वाले जो चाहिए, ठीक है, पटाखा बड़ा बड़ा वाला चाहिए, जो कम से कम सबसे बड़ा वाला पटाखा कौन सा दिवाली में वो जलाना है, उस पर नहीं बार्गेनिंग करते हो। करते होंगे, पर पुरानी पीढ़ी जो थी एक एक रुपए के लिए क्या करती, बार्गेनिंग करती। क्यों? क्योंकि कम पैसा था भाई, एक एक रुपए बचाती थी, एक एक रुपए, उसी से वो जमीन लेती थी, उसी से उनके लिए, आप लोगों के लिए मकान बनाया होगा उन्होंने, है ना। फिर एक नई पीढ़ी आई जिसके जेब में पैसा ज्यादा आ गया, कीप द चेंज वाला कल्चर आया। और मैं कई बार आपको वो भी करता हूं कि जो मकान बना रखा है पापा ने, उस पर चूना करके दिखा दो, रंग करके दिखा दो, तोते उड़ जाएंगे, क्या होंगे, या उसको रेनोवेट करके दिखा दो, है ना। कितना भी कमाते हो, कितनी भी बड़ी बातें कर रहा हूँ कि मैं जर्मनी में हूँ, फ्रांस में, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, गाजियाबाद में हूँ, नोएडा में। भैया दिखाओ ना, जो पूर्वजों की जमीन है वहां पर आपने क्या किया,
है ना। और कुछ समय पहले तक कोसते हो आप, कुछ नहीं किया, सारा लोग ये कर रहे थे, हमारे बड़ों ने कुछ किया ही नहीं उस हिसाब से। तो करके देखना, उन्होंने एक एक रुपए बचा के किया वो काम, ठीक है। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण व्यय में वृद्धि का होना है। तो ये मान के चलो कि जब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति आएगी। अतः मुद्रास्फीति की स्थिति में व्यय में कमी तथा मंदी की स्थिति में व्यय में वृद्धि करना आवश्यक होता है। मंदी आएगी तो सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, मतलब सार्वजनिक व्यय करना पड़ेगा सरकार को। मुद्रास्फीति आएगी तो क्या करना पड़ेगा, सरकार को सार्वजनिक व्यय पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ज्यादा योजनाएं नहीं चलानी पड़ेंगी। आगे बढ़ो भाई। मंदी का उपचार करों में कमी के द्वारा भी संभव है। मंदी जब आती है तो करों में कमी की जाती है, रिसेशन जब आएगा तो करों में कमी की जाएगी। परंतु इस विषय पर विवाद है कि व्यय में वृद्धि तथा करों में कमी के बीच अधिक उपयुक्त उपाय क्या होगा। अधिक उपयुक्त उपाय क्या होगा। आगे, मौद्रिक नीति की भांति राजकोषीय नीति का स्वरूप भिन्न भिन्न परिस्थितियों के लिए एक सा नहीं होता है। मंदी तथा मुद्रास्फीति की परिस्थितियों में राजकोषीय नीति का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। यथा, नंबर 1, मंदी काल में, डिप्रेशन में क्या करेंगे हम। डिप्रेशन में राजकोषीय नीति का उद्देश्य उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करने के उपाय करना तथा सार्वजनिक, अब यह पकड़ना आपने, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करना होता है। क्योंकि क्या रखा, मंदी, वो ले ही नहीं रहा कोई सामान, ठेली वाला जा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, फल लेके जा रहा है, ना कोई सेब खरीद रहा, ना कोई केले खरीद रहा उसके, है ना कोई क्या बोलते हैं कोकोनट, वो नारियल पानी खरीद रहा। सब लोग बोल रहे महंगा है महंगा है, कोई मतलब उपभोग खत्म हो गया बिल्कुल। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करना होता है सरकार का, ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य। और दूसरा, सार्वजनिक व्यय अथवा निवेश में वृद्धि करना होता है। सार्वजनिक व्यय अथवा निवेश में वृद्धि करना होता है। मुद्रास्फीति में क्या होगा, मुद्रास्फीति काल में राजकोषीय नीति के अंतर्गत कर जाल की गहराई तथा आकार में वृद्धि होनी चाहिए। जब इन्फ्लेशन आएगा तो जो कर जाल, जाल बोल रहा है, इसके जाल से कोई बचता नहीं है, कर के जाल से, है ना। कर जाल की गहराई और आकार में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, पैसा ज्यादा, मुद्रा ज्यादा हो गई ना आपके पास, खींचना पड़ेगा ना, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ये कर इस प्रकार के होने चाहिए कि इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग व्यय में कमी की जा सके। अब यहां पर क्या कर रहा, उपभोग व्यय में कमी की जा सके। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ बचत में वृद्धि होनी चाहिए। उपभोग में कमी तो हो, लेकिन साथ में क्या, बचत में वृद्धि होनी चाहिए तथा निवेश की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर निवेश बढ़ गया फिर दोबारा इन्फ्लेशन आ जाएगा। निवेश अगर बढ़ गया तो क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो निवेश नहीं बढ़ना चाहिए। स्फीति को, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, स्फीति को नियंत्रित यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए करारोपण का उपाय तभी संभव हो पाता है जब अधिक करों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों तथा व्यवसायों की व्यय योग्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम इतनी कम हो जाए कि कुल उपभोग पर केवल इतना व्यय किया जा सके कि कुल मांग तथा पूर्ति के बीच में संतुलन स्थापित हो जाए। टैक्स भी इस प्रकार से लगाने पड़ते हैं सरकार को, या राजकोषीय नीति के तहत जो टैक्स नीति होती है, कि ये वाली लाइन को खास ध्यान दें। कौन सा, कि कुल उपभोग पर इतना व्यय किया जा सके कि कुल मांग तथा पूर्ति के बीच में संतुलन हो। ऐसा ना हो कि पूर्ति ज्यादा हो गई और मांग क्या हो गई, अब कम हो गई। ऐसा भी नहीं करना है। मांग और पूर्ति को संतुलित करते हुए चलना है, क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर चलती है, मांग और पूर्ति पर चलती है। किस पर चलती है, मांग और पूर्ति। व्यवहारिक रूप में करों में वृद्धि भी एक निश्चित सीमा तक ही की जा सकती है। यदि करदान क्षमता यानी टैक्सेबल कैपेसिटी की सीमा का उल्लंघन किया जाए तो इसका न केवल विरोध किया जाता है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। टैक्स ज्यादा भी बढ़ा दिए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। करों की चोरी यानी टैक्स, इसको हाईलाइट कर दीजिए यहां पर, ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा आपको 20 शब्दों में। टैक्स इवेजन क्या होता है, काली मुद्रा ब्लैक मनी का आकार बढ़ जाता है। लोग फिर टैक्स से बचाएंगे, काला धन इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, है ना। काले धन का आकार बढ़ता है जिससे नियंत्रित करना एक कठिन समस्या बन जाती है। नियंत्रित करना कठिन समस्या बन जाती। 2% लोग देते हैं आपके देश में टैक्स, 2% से चल रहा है, जबकि बताया जाता है कि लगभग
25% लोगों को टैक्स देना चाहिए इस देश में। कितना? यानी 23% लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। देखो, कुछ टैक्स तो ऐसे हैं जिसमें आप बच नहीं सकते, जैसे जीएसटी आप पे नहीं लग रहा, लेकिन जिस पर मतलब आपके जेब से ही जा रहा है। लेकिन जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स से बच रहे हैं लोग। इनकम टैक्स से कैसे बच रहे हैं? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं ठीक ठाक कमाते हैं। क्या करते हैं? ठीक ठाक कमाते हैं। कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे कि जो ठेली वाले थे, जो ठेली लगाते हैं, जब छापा पड़ा ना तो 2-3 करोड़ रुपए निकले, और वो भी कैश में निकले। और खाने का काम था। क्या था? और आप पढ़ रहे हो इतना, और आपको मिल रहे हैं कितने? 70,000 80,000 रुपये महीना। कितना मिल रहा है? और ठेली वालों का जो इनकम है, मैं तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ कई बार कि ये लगाता था और उसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद। अरे भैया, कैसे खरीद ली? और जब प्रॉपर्टी, पहले की बात है, अब तो हर चीज, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो पेमेंट होगी वो बैंक में होगी, बैंक के थ्रू होगी आपकी। लेकिन फिर भी क्या होता है कि पीठ पीछे जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक चलता है, कैश भी चलता है। लेकिन उस जमाने में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना, वो भी एक व्यक्ति जो न दिखने में, और क्या कर रहा है, खाली कुछ खाने का सामान बेच रहा है, लोग भीड़ लगी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक बिक रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठेली लगाओ, और मैं ये बोल रहा हूं कि फिर लाफर का एक वक्र आता है, आर्थ लाफर, बहुत बड़े वो हैं। नहीं, इस तथ्य थोड़ा ऊपर करना, एक लाइन छूट गई शायद। हाँ, कठिन समस्या बन जाती। असंगठित क्षेत्र के जो लोग होंगे वो जल्दी से क्या नहीं करते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, संगठित लोग, क्षेत्र के जो लोग होंगे वो बच नहीं सकते। सरकारी कर्मचारी जो होगा वो बच नहीं सकता है। आप सरकारी कर्मचारी हो, आपकी तनख्वाह आ रही है, आपने एक अंदाजा लगाया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आपने मकान बनाया, किराए पे दे दिया, किराया आया, पूरे साल भर का डाल दिया किराएदार ने, आपके अकाउंट में आ गया, फंस जाओगे आप। मतलब फंसोगे नहीं, उस पर टैक्स पड़ जाएगा, क्योंकि वो इतने लाख रुपए की सीमा को क्या कर गया, पार कर गया। अब आप कहोगे यार मेरी तनख्वाह तो इतनी है, मेरे पर टैक्स क्यों लग रहा है इतना ज्यादा? तो पता चला कि जो किराएदार था उसने साल भर का टैक्स एक साथ क्या कर दिया, सॉरी, साल भर का किराया जो एक साथ दे दिया। तो इतनी बड़ी अमाउंट कैसे आई आपके उसमें? माना 10,000 रुपए किराया था, तो 1,20,000 डाल दिया। उसने कहा जी रोज रोज की टेंशन मैं पसंद नहीं करता, ये 1,20,000 क्या करो आप। और आपकी इनकम 12 7 जा 84, 12 7 जा माना 70,000 रुपए आपकी तनख्वाह थी, 8,40,000 रुपए आप कमा रहे थे उसमें से। ठीक है, आपने इंश्योरेंस करा रखा, जो भी करा रखा वो सब हट के मिल के, लेकिन वो 1,20,000 जो है उसकी वजह से गड़बड़ हो गया सर। क्या हो गया? और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि आपने खर्च नहीं किया, वो पड़े रहे, उसमें ब्याज आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट जुड़ गया उसमें। अब इंटरेस्ट जुड़ गया तो उस इंटरेस्ट की वजह से, मतलब वो जो सीमा थी टैक्स की कि जहां पर पड़ना था, तो आप उससे नीचे ला रखे थे अपना, तब तक क्या होगा कि इंटरेस्ट मिल गया उसमें, और वो सीमा क्या हो गई, बढ़ गई। वो आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पड़ गया। अब उस 5,000 रुपए की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया? असंगठित क्षेत्र का आदमी बच सकता है क्योंकि कैश में काम करता। ठीक है, लाफर ने बोला कि एक सीमा के बाद कर की दरों में वृद्धि राजस्व यानी रेवेन्यू में वृद्धि के बजाय कमी करती है। क्या करती है? कमी करती है, क्योंकि इससे श्रम की पूर्ति तथा पूंजी निर्माण के आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इससे श्रम की पूर्ति और पूंजी, कैपिटल, पूंजी बोलते हैं कैपिटल, निर्माण के आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है, जो सोचते हैं कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, भैया 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, एक वक्र बनाना होता है और ये लिखना होता है। कोई नहीं पूछेगा, कल जब आप बन जाओगे कोई नहीं पूछेगा कि लाफर आखिर बोलना क्या चाह रहे थे। आपने ये शब्द लिख दिए ना, मतलब मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं, हालांकि ये ठीक नहीं माना जाता, आपको समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपटीशन की एक समय सीमा भी तय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 साल बाद 5 साल लग गए इकोनॉमिक्स का विद्वान बनने में, रिजल्ट मिला नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपका काम है पेपर निकालना। तो पेपर निकालने के लिए क्या है कि अगर 20 शब्द में पूछ रहा है, आपने बस ये याद रखना है कि एक सीमा के बाद करों की दरों में वृद्धि राजस्व में वृद्धि की बजाय कमी करती है। अगर इतना याद कर लिया आपने, इतना लिख दिया, तो समझ लो आपको 1.5 नंबर मिल गया।
अगली लाइन लिख दो, क्योंकि इसमें श्रम की पूर्ति तथा पूंजी निर्माण के आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खत्म। 2 में से 2 नंबर पक्के। कितने? 30 नंबर। 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। कितने? अब 15 दूनी 30 नंबर होते हैं, और हम क्या कर रहे हैं? 16 दूनी 32 पे काम कर रहे। कितने आएंगे उसमें? बहुत अच्छा भी लिखोगे तो 16 दूनी, अगर 2 क्वेश्चन में बड़े पे काम कर रहा हूं तो 16 दूनी 32 हो गए, 16 टू 32, और 16 में से आपको 26 ही नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? लेकिन जो मैंने बताया 15 दूनी 30, इसमें 30 में से 30 मिल सकते हैं। कितने मिल सकते हैं? 30 में से 30। और उसमें कितने मिल रहे हैं? 26। यानी 4 नंबर का प्रॉफिट किसमें? 2 नंबर वालों में। फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके पीसीएस में, है ना? लगभग 32 नंबर के वो भी आते हैं। अब 32 नंबर में फिर काम करो 4 नंबर पे। इसी को तो थोड़ा खींचना है, 50 शब्द करने हैं ना, इन्हीं को खींचना है। तो आप अपना ना 2 नंबर 4 नंबर को पहले मोटा मोटा तैयार करो ढंग से, इतना अच्छा लिख दो। और होता क्या है, जो एग्जामिनर होता है वो कहीं देवलोक से नहीं आते हैं, मनुष्य होते हैं। अब क्योंकि जो 2 नंबर 4 नंबर जो है ना वो शुरू में होते हैं, और जब देखते हैं कि गजब लिखा हुआ, तो इतनी देर में एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है, गजब बच्चा है ये तो लिखने वाला। और फिर आपने वो 16 नंबर में थोड़ा अच्छा लिखा हुआ, थोड़ा बुरा लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि इमेज बन गई एक दिमाग में, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया कौन? कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति, मूल्यांकन करना, उसने उस पर भी अच्छे नंबर दिए। यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, 2 नंबर में खुश कर दिया। तो ये कुछ तरीके होते हैं क्या करने के, अच्छे नंबर लाने के। समझ में आया? अब ये मेरे ख्याल से कल पढ़े या कितना हो गया टाइम? ठीक है। क्राउडिंग आउट प्रभाव, क्राउडिंग आउट इफेक्ट किसको बोलते हैं? मंदी के उपचार के लिए सरकार द्वारा व्यय बढ़ाने पर ध्यान दें। मंदी का उपचार चल रहा है, व्यय बढ़ाने पर कुल मांग, राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? कुल मांग। भाई जब व्यय बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय बढ़ेगा तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी, पैसा आ गया ना। राष्ट्रीय आय तथा ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ब्याज अगर बढ़ गया तो जो निजी निवेश, इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, वो क्या होगा? उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार व्यय में वृद्धि के कारण निजी व्यय और निवेश में कमी होती है तो इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। इतना ही लिखना है। सीडीएस में पूछा जा चुका है कि सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय की जगह आप सार्वजनिक व्यय भी बोल सकते हैं। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण यदि निजी व्यय अथवा निवेश में कमी होती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर, इसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? इतना कर लो। मुझे लगता है कि आपका मेंस का 16 नंबर का एक, और प्री में हो सकता है 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से बन जाए। चैप्टर लंबा है, अभी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आना है। जैसे कल हम पढ़ेंगे राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियों में संबंध क्या होता है। दोनों अच्छे होने चाहिए देश में, दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी में भी और फिस्कल पॉलिसी में भी। जब दोनों के बीच में समन्वय होगा तभी अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है। तो उसके बारे में कल हम लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इतना ही।